यह उस समय की बात है जब पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उनके माता पिता बहुत ही जल्द गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सबसे छोटा भाई एक आंख से काना था। छोटे भाई को अपनी बहन के प्रति बहुत ही प्यार और लगाव था। सुबह होते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाया करते थे और बहन घर पर रहकर सातों भाइयों के लिए खाना बनाती थी और बाकी के कामकाज करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन सातों भाई खेत में काम करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, प्यारी बहना, आज हम सबको सरोटे का साग खाने का मन है, तो तुम आज रात को हम सबके लिए खाने में सरोटे का साग बना देना। ये कहकर भाई शिकार पर निकल जाते हैं। भाइयों के जाने के बाद बहन खेतों में जाती है और सरोटे का साग तोड़कर ले आती है। जब शाम होती है तो बहन सब्जी के लिए सरोटे के साग को काट रही होती है। तभी चाकू की तेज धार बहन की एक उंगली पर लग जाती है, जिससे उसकी उंगली में से खून निकलने लगता है। खून को देखकर बहन परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है उसके भाइयों का भी आने का टाइम हो गया है। यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देख ली तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा ये बात मुझे भाइयों को नहीं बतानी चाहिए, उनसे छुपा कर रखनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी खून लगी हुई उंगली को ओढ़नी से पोंछना चाहा। वो अपनी कटी हुई उंगली ओढ़नी में पोंछने जा ही रही होती है, तब उसे लगा यदि इस ओढ़नी में लगे खून के धब्बे मेरे भाइयों को दिख गए तो वो उनसे इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे और फिर मुझे ये सारी बात बतानी पड़ेगी, जिससे वो बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर बहन ने अपनी कटी हुई उंगली को दीवार पर पोंछना चाहा। उसे लगा कि दीवार पर पोंछना सही रहेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएंगी। फिर वह बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ वह उसकी उंगली से टपकता खून उसके भाइयों की नजरों से छुपा सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर बहन ने सरोटे के साग से जो वो खाना बनाने के लिए लाई थी उसी में खून भरा हाथ पोंछ दिया और उसी खून लगे हुए सरोटे के साग की सब्जी बना दी। थोड़ी ही देर में सारे भाई जंगल से लौट आए तो बहन ने हमेशा की तरह सबके लिए खाना परोसा और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। भाइयों ने पके हुए साग को खाकर खाने की बहुत जमकर तारीफ की और उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग हमने पहले बहुत बार खाया है। आज के साग की सब्जी तो बहुत ही अद्भुत है। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी पकाई है तुमने। भाइयों द्वारा ये बातें सुनकर ये बात छोटी बहन को बहुत अजीब सी लगी और वह सोचने लगी अगर उसने उंगली कटने वाली बात भाइयों को बता दी तो शायद वे पूरा खाना खाए बिना ही उठ जाएंगे। उसने कुछ सोच समझकर बोला, कुछ नहीं भैया, हमेशा से जैसी सब्जी बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। ऐसे ही सारे भाई खाना खाकर अपने अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सातों भाई फिर से काम पर निकल जाने से पहले अपनी बहन को दोबारा सरोटे का साग बनाने को कहते हैं और शिकार करने के लिए जंगल निकल जाते हैं। शाम का वक्त होता है। भाइयों के अनुरोध पर छोटी बहन फिर से आज सरोटे का साग बनाती है और सातों भाइयों के वापस घर आ जाने पर उन्हें सरोटे का साग परोसती है। सातों भाई उस पके हुए सरोटे के साग को खाते हैं, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसे खाने में स्वाद नहीं मिला। असलियत जानने के लिए सबसे बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन से खाना बनाने के तरीके जानने की जिद की। मजबूर होकर बहन ने सारी घटना बता दी। रोज की तरह अगली सुबह सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए जाने लगे और पिछले दिन के बने सरोटे के साग के स्वाद के बारे में बातें करने लगे। तभी उनमें से पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची था, उसने बाकी भाइयों से कहा, जब बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इस पर सभी भाइयों के बीच आपस में चर्चा होने लगी। छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाई अपनी बहन की मांस खाने की योजना बनाने लगे और अपनी बहन को मारने की योजना बनाने लगे। मगर छोटे भाई को बड़े भाइयों की ये योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर तो इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ और वह अकेला। अगले दिन सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर खोजा है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे। तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वह तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ जाने लगी। सातों भाई अपनी बहन को लेकर अपनी योजना के अनुसार चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाई को बहन को पेड़ से बांधने का आदेश दिया और सभी भाई ने मिलकर बहन को पेड़ से बांध दिया। अपने भाइयों का ये रूप देखकर बहन का हृदय रोने लगा। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसने भैया से पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे इस पेड़ में क्यों बांध रहे हैं? इस पर बड़े भाई ने कहा, हम तुम्हारा मांस खाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाए हैं। अपने भाइयों का ये रूप देखकर बहन का हृदय रोने लगा। उसने अपनी आखिरी पलों में भगवान को याद कर कर कहा, हे भगवान, आपने ये क्या दिन दिखाया मुझे? मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। भगवान, ऐसा दिन किसी बहन को ना दिखाए। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए प्रेम हो। बहन की बातों से सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह बहुत दुखी हुआ। वह बहन की पुकार पर तड़प कर रह गया क्योंकि 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को रस्सी से बांधने के बाद बड़े भाइयों ने सभी भाइयों को बहन पर धनुष चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़े भाई ने अपनी बहन पर धनुष का निशाना लगाकर तीर छोड़ा, लेकिन तीर बहन को ना लगकर उसके बगल में आ गिरा। ये देखकर बहन ने कहा, भैया जान से मारना ही है तो तीर सीधा मेरे छाती में मारो। इधर उधर तीर क्यों चलाते हो? फिर सभी भाइयों ने एक एक कर अपनी बहन पर तीर छोड़ा, मगर किसी का भी तीर बहन की छाती को ना चीर सका। सब बाण इधर उधर गिरे जा रहे थे। जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो उसने तीर चलाने से मना कर दिया। भाइयों ने उस पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश दिया, अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। छोटे भाई ने बड़े उदास मन से तीर को दूसरी दिशा में छोड़ दिया, लेकिन वह तीर सीधा बहन के सीने में जाकर लगा, जिससे बहन की मौत हो गई और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर उसी जगह पर भटकने लगी। बहन की मौत के बाद सभी भाई लाश के पास आए और बहन का शरीर काटने लगे। छोटा भाई ये देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इस पर बड़े भाई ने बहन की मांस को पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां और पानी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेज दिया। छोटा भाई रोते रोते जंगल चला गया। वह पानी और लकड़ी के साथ साथ कुछ केकड़े और मछली भी ले आया। बहन की मौत से वो बहुत दुखी था। इसके बाद उन भाइयों ने बहन की मांस को पकने के लिए रख दिया, मगर छोटा भाई बहन की मांस को नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था अगर वह नहीं खाएगा तो उसके अन्य भाई उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। उसने चुपके से अपने साथ लाई हुई मछली और केकड़े आग में डाल दिए और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस पक के तैयार हो गया। केले के पत्ते पर बिछाकर उसमें सबके लिए बहन के मांस को परोसा गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपने पत्तल में परोसे हुए बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और अपनी पकाई हुई मछली और चावल खाने लगा। बड़े भाई को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि छोटे भाई ने बहन के मांस को नहीं खाया। कुछ समय बाद जहाँ बहन के मांस को खड्डा खोदकर डाला गया था, वहाँ एक छोटा सा बांस का पौधा निकल आया। ऐसे ही कुछ सालों बाद एक जोशी उसी बांस के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, जहाँ सातों भाइयों ने अपनी बहन का मांस खाया था। खड्डा खोदकर बहन के मांस को गाड़े हुए जगह पर एक छोटा सा जो पौधा निकला था, अब वह बहुत ही सुंदर बांस का पेड़ बन चुका था। जब उस जोगी की नज़र इतने सुंदर बांस के पेड़ों पर गई तो वह सोचने लगा, अगर इस बांस के पेड़ से केंद्रा बनाया जाए तो बहुत ही सुंदर बनेगा।
इतने में बांस के पेड़ से आवाज आई। ना काट रे जोगी इस बांस को, ये तो मेरे भैया ने लगाया है। लेकिन छोटी बहन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जोगी ने बांस का एक टुकड़ा काट लिया और उससे एक सुंदर सा केंद्रा बनाने लगा। थोड़ी ही देर में केंद्रा बनकर तैयार हो गया। जब जोगी ने उसे बजाया तो उसमें से बहुत ही सुंदर धुन बजने लगी। जोगी जहाँ जहाँ जाकर वो केंद्रा बजाता, लोगों की भीड़ उमड़ आती और इस धुन को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसे ही जोगी केंद्रा बजाते बजाते छोटी बहन के बड़े भाई के घर पहुंचा और वहां पर केंद्रा बजाने लगा। जैसे ही जोगी बड़े भाई के घर पहुंचा, केंद्रा अपने आप बंद हो गया। इसके बाद केंद्रे में से एक आवाज आई, ना बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो है मेरे दुश्मन का घर। ये आवाज़ सुनकर बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ गया। उससे ये जोगी की कोई हरकत लगी और उसने उसे वहाँ से भगा दिया। ऐसे ही जोगी एक एक करके सारे भाइयों के घर पे गया और केंद्रा बजाने लगा। जैसे ही जोगी वो केंद्रा बजाता, सभी भाइयों के घर पर एक ही आवाज़ आती, ना बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो है मेरे दुश्मन का घर। ये आवाज़ सुनकर सारे भाई गुस्से में जोगी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अंत में जोगी केंद्रा बजाते बजाते छोटे भाई के घर पहुंचा। छोटे भाई के घर पहुंचते ही केंद्रा अपने आप बजने लगा, जोर जोर से बाज रे केंद्रा जोर जोर से बाज, ये तो है मेरे छोटे भैया का घर। ये आवाज़ सुनकर छोटे भाई को अपनी बहन की याद आ गई। उसे वो केंद्रा बहुत पसंद आया। उसने जोगी को कुछ पैसे देकर वह केंद्रा खरीद लिया। ऐसे ही एक दिन छोटा भाई किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता है और अपना काम खत्म करके कुछ दिन बाद घर लौट आता है। जब वह घर लौटता है तो उसने देखा कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ था, पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। ये देखकर छोटे भाई को बहुत हैरानी हुई, पर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही आए दिन होने लगा। जब भी छोटा भाई किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता और अपना काम खत्म कर घर वापस आता तो वह देखता कि कमरा पूरी तरह चमक रहा है। अब ये बातें छोटे भाई को बहुत हैरान कर रही थी। वह इस घटना के पीछे का राज जानना चाहता था। इसलिए एक दिन छोटा भाई किसी काम का बहाना बनाकर कमरे से चला गया और पीछे के दरवाजे से आकर चुपचाप कमरे में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद छोटे भाई ने देखा कि उसकी छोटी बहन केंद्रे में से बाहर आई। उसने घर का सारा काम किया और काम करके वह वापस केंद्रे में चली गई। देखकर छोटा भाई बहुत हैरान था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, पर वह अपनी बहन को देखकर बहुत खुश था। अगले दिन फिर से छोटे भाई ने किसी काम का बहाना बनाकर कमरे से चला गया और पीछे के दरवाजे से कमरे के अंदर घुसकर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद छोटी बहन केंद्रे में से बाहर आई। उसने घर का सारा काम किया, घर को पूरी तरह चमका दिया और वह वापस केंद्रे में जाने लगी। तो छोटे भाई ने जाकर चुपके से केंद्रे को जला दिया। केंद्रे के जलने के बाद उसकी बहन हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो गई और दोनों खुशी खुशी मिलकर एक साथ रहने लगी।